मुस्लिम्स के लिए नहीं आ रहा है, ये हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख्स सबके लिए आ रहा है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड में जो बुनियादी तौर जो मुश्किलात आ रही हैं वो ये हैं कि इवन हिंदू कम्युनिटी के अंदर भी इसमें पूरी यूनिफॉर्मिटी है। मंदिर में क्यूआर कोड जारी हुआ क्या? मस्जिद में हो गया? ये बताइए। चलो हिंदुओं को भी दिक्कत है, क्या क्या मंदिर में आरती के बाद क्यूआर कोड जारी हो रहा है? मुझे पहले कंप्लीट करने दें बात को, मुझे कंप्लीट करने दें, मैं आपको इसका भी जवाब दूंगा। क्यूआर कोड जारी करना उनकी, मैं कहूंगा ये जल्दबाजी है, जब तक ये ड्राफ्ट अभी नहीं, लेकिन ड्राफ्ट आने से पहले बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने इसकी मुखालफत शुरू कर दी। और ये कहना कि भाई जिस तरह किसी ने अभी पैनलिस्ट ने पता नहीं किसने कहा, 4 ऑर्गेनाइजेशन बताइए जिन्होंने मुखालफत करी है। प्लीज पहले मुझे करने दे, मैं जवाब देता हूं। किसी एक पैनलिस्ट ने यहाँ ये कहा कि मुल्क में जब क्रिमिनल लॉ यूनिफॉर्म है, क्रिमिनल लॉ भी यूनिफॉर्म नहीं है। हर स्टेट ने अपने अपने हिसाब से क्रिमिनल लॉ में भी अमेंडमेंट की है। कहीं जो है सीआरपीसी और आईपीसी तो एक ही है ना सर, आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं, अमेंडमेंट है उसमें दीपक जी, अमेंडमेंट है। यूपी ने अलग अमेंडमेंट की हुई है, मध्य प्रदेश ने अलग की हुई है, बिहार ने अलग की हुई है, इसी तरह महाराष्ट्र ने अलग अपने हिसाब से आईपीसी और आरपीसी, सीआरपीसी में अमेंडमेंट की हुई है। और सिविल लॉ तो है ही नहीं यूनिफॉर्म, इवन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 371 जो है कुछ स्टेट्स को जो है वो मुराद देता है, हर स्टेट्स के लिए अलग-अलग मुराद है, और कॉन्स्टिट्यूशन इसको परमिट करता है। यूनिफॉर्मिटी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मांगता है, वो मांगता है यूनिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिफॉर्मिटी कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। और हाँ, आर्टिकल 44 कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, और आपको शायद याद होगा 1951 में जब नेहरू जी ने लाया था, उस वक्त आरएसएस वालों ने इसकी जबरदस्त मुखालफत की थी, क्योंकि हिंदू कम्युनिटी के लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि हिंदू कम्युनिटी में यूनिफॉर्म कहीं भी ट्रेडिशन आज कोई यूसीसी का विरोध कर रहा है हिंदू संगठन ने, कहा हो तो मुझे नाम बता दीजिए मुजफ्फर साहब। कहाँ 1951 की बात लेकर बैठे सर? आपने शायद उसी आरएसएस ने हिंदू कोड बिल पास किया और माना भी उसको। मंडे का पेपर नहीं पढ़ा है, सुशील मोदी जी ने खुद कहा है। सुशील मोदी को मिसकोट कर रहे हैं मेरे भाई आप। आपने वो पढ़ लिया जो आपको पढ़ना है, जो नहीं पढ़ना है वो नहीं पढ़ा। अरे भाई उसने खुद कहा है, मैंने उसकी स्टेटमेंट सुशील मोदी की पार्टी की जनसंघ के जमाने से बात है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, ये सुशील मोदी की पार्टी है। नो, पहले इन लोगों ने मुखालफत की थी, आपको शायद याद नहीं, 1951 में। अब उन्होंने 1951 में पहुंच गए सर, 2023 है। एक चीज और का सुशील जी मैं जवाब दूंगा आपको, एक चीज और का, कि जो आदमी यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुखालफत करेगा वो एंटी नेशनल है, क्या वो मुल्क से प्यार नहीं करता है? इसका मुल्क के प्यार के साथ क्या ताल्लुक है? सर मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दो, मस्जिदों से क्यूआर कोड जारी होना क्या सही है, हाँ या ना? सिर्फ इसका जवाब दे दीजिए। पहले नहीं, आपने जो नेशनल चैनल पर बैठकर ये कह देना कि जो आदमी भी इसकी मुखालफत करता है वो मुल्क से प्यार नहीं करता। मैंने कहा मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि मस्जिदों से क्यूआर कोड जारी करना क्या सही है? कोई पैनलिस्ट कह रहा था। दूसरी बात ये मत डालिए ना सर, पैनलिस्ट तो आज भी कई बातें कह रहे हैं। आज भी 2005 में एक अमेंडमेंट हुई, किसमें? हिंदू लॉ ऑफ सक्सेशन में। 2005 से पहले हिंदू लॉ ऑफ सक्सेशन में बेटी को हक नहीं था प्रॉपर्टी में, फादर की प्रॉपर्टी में, जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसमें हक नहीं था। 2005 में ये अमेंडमेंट हुई थी। आज तकरीबन ऑलमोस्ट कितने साल हो गए हैं? 18 साल हो गए। 18 साल में आज तक हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। आज भी क्या बात करते हैं सर आप, कुछ भी बात कर रहे हैं मुजफ्फर भाई, कैसे सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं आप? हिंदू डीके तो मुझे बताइए, क्या हिंदुओं में बेटियों को नहीं दिया जाता अपने बाप का? दीपक जी, मेरे घर में मैंने दिया अपनी बहनों को भाई। अरे भाई हम लोग खा नहीं रहते, हमारे पास कुछ जो भी था वो दे दिया मैंने। दीपक जी सिर्फ बहस करने के लिए ये एक बात कह रहे हैं, उससे सच्चाई थोड़ी सामने आ जाती है। उसका कन्यादान करते, कहते हैं हमने कन्यादान कर दिया, हालांकि 2005 से बताइए इनको, पता नहीं कहाँ से पढ़ते हैं आप लोग और कहां से एग्जाम्पल? आपको नहीं बता सकता मैं कहां से पढ़ता हूं, और इस तरह का मेरे साथ आप बिहेव मत करें। आई एम नॉट अ लेमैन और आई एम नॉट अ, इसीलिए बोल रहा हूं सर, मैंने इसीलिए आपको समझदारी वाली 3 स्टेटमेंट दिखाई। सुशील जी, at least be very choosy when you are addressing a senior lawyer of the Supreme Court. सर मैं यही तो कह रहा हूं, मैं यही कह रहा हूं सर। मुझे आश्चर्य लगता है कि आप ये कह रहे हैं कि हिंदू सक्सेशन लॉ इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। मुझे आश्चर्य है आपके इस बात। ग्राउंड पे इंप्लीमेंट नहीं हुआ, ग्राउंड पे हकीकत है। ऐसा बोलिए ना, ऐसा बोलिए आपको लगता है ग्राउंड पे इंप्लीमेंट नहीं हुआ? ठीक है, तो नहीं हुआ है, इंप्लीमेंट नहीं हुआ। आ रहा हूँ शालिनी जी, 1 मिनट।
और इसी तरह मुस्लिम से भी नहीं किया। मैं ये भी बताऊं आपको, मुस्लिम में लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में बेटी का हक है दोनों जगह, बाप की प्रॉपर्टी में भी और हस्बैंड की प्रॉपर्टी में। मैं ये नहीं कहता कि खाली हिंदू कम्युनिटी में, मुस्लिम कम्युनिटी ने भी उसको इंप्लीमेंट नहीं किया। उसकी शादी करते लंबा बोल लिया सर आप। बहनों को पूरा अधिकार था। केवल 2005 से पहले सेक्शन 5 में जो लिखा था, सेक्शन 6 में जो लिखा था, वो ये कह रहा था कि मैरिड वीमेंस को नहीं था, बाकी अनमैरिड को सबको था। जो घर में रहती थी उनको सबको अधिकार था, और ये 1930 और उससे पहले से अधिकार है। 2005 के बाद, मैरिज के बाद कोपार्सनर उनको माना गया है। कोपार्सनर का मतलब होता है घर की सहदाई उनको माना गया है। और अब सहदाई होने के नाते ये जो कह रहे हैं ना इम्प्लीमेंट नहीं किया, ये ऑपरेशन ऑफ लॉ से इम्प्लीमेंटेशन होता है। इसका इम्प्लीमेंटेशन किसी पुरुष या महिला को करने का अधिकार ही नहीं है सर, ये ऑपरेशन ऑफ लॉ से होता है। ऑपरेशन ऑफ लॉ का मतलब हुआ कि व्यक्ति की मृत्यु हुई, उसके अब बच्चे जो हैं वो नोशनल पार्टीशन हो जाता है, उनका अपने आप हो जाता है। केवल आपको जो अगर किसी को जल्दी करना होता है तो उसको वहां एफिडेविट लगाना होता है और ये बताना पड़ता है फैमिली ट्री के साथ कि साहब हमारे परिवार में इतने लोग हैं। ये ऑपरेशन ऑफ लॉ से होता है। और इसको किसी को छोड़ना होता है तो वो एफिडेविट लगाकर कहता है कि मुझे अधिकार नहीं चाहिए, मेरे भाइयों को अधिकार दे दिया जाए। उसको एफिडेविट लगाना पड़ता है। अगर वो एफिडेविट नहीं लगाएगी तो ऑपरेशन ऑफ लॉ से ऑटोमेटिकली उसका अधिकार उस पर बनता है। हम लोग आ जाते हैं जो तकरीर होती है। दीपक जी, आपको मालूम है कि यूएई में और सऊदीया में तकरीर पर बैन लगा दिया गया है, और भारतीय वो पाकिस्तान से जो मौलाना जाते थे उन मौलानाओं पर भी बैन लगा दिया है। और यूएई ने जो जवाब दिया उसका, वो उन्होंने ये कहा कि साहब ये तकरीर करते हैं और ये तकरीर में भड़काते हैं, और भड़काकर हमारे मुस्लिम देश को भी यहाँ आंदोलन में खड़ा कर देते हैं, इसलिए इन पर बैन लगाया जाता। तो मौलाना लेने से मना कर दिया है। हमारे देश में ये जो का कोई बैन नहीं है, डेमोक्रेसी में रहते हैं। हमारा हम वी आर गवर्न्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, वी आर गवर्न्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फिर ऐसे मौलाना तकरीर करके क्यों बहका रहे हैं लोग? मौलाना को ये हक कानून ने दिया, आइन ने दिया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देती है। पर बहकाना उनको ये साफ कह देना कि बहकाना ये कोई बहकाना नहीं है मैम। नहीं, देखिए अगर क्यूआर कोड में चॉइस दी गई होती सर, अगर क्यूआर कोड में चॉइस दी गई होती कि आप सोच समझ के फिर आप अपनी चॉइस को आप बयान कर लीजिए तो बात अलग होती। आपने तो एक शुरू में कहा वो जल्दबाजी है, जब क्यूआर कोड अभी देने की नहीं, ये जल्दबाजी नहीं है, ये आप इसको जल्दबाजी नहीं करेंगे। मैं कल डेमो दिखा देता हूँ आपको, मैं डेमो दिखा देता हूँ। क्यूआर कोड आप स्कैन करेंगे तो खिलाफत ही मिलेगी कि हम इसके खिलाफ वोट करते हैं। दीपक जी बहुत सारी देखिए परसों मीटिंग के बाद उन्होंने ये कहा है कि हम सड़क पे नहीं उतरेंगे। ठीक है दानी जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल है। 50 एग्जीक्यूटिव मेंबर है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड में, उसमें 4 महिलाएं और 150 में 25। और सबसे बढ़िया बात यह है कि वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड में जो महिला सदस्य हैं उनकी तस्वीरें नहीं है, उनको वहां भी पर्दे में रखा गया है। क्या वो गाना है ना, पर्दा नशी को हम पर्दा ही कर दें, अकबर मेरा नाम नहीं, तो यहाँ पे भी आपने बिल्कुल वैसा ही काम किया है। कितने बड़े मतलब कितने बड़े डेमोक्रेटिक लोग, डेमोक्रेटिक सेटअप है आपका। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की वेबसाइट दिखाती है कि क्या सोच है आपकी महिलाओं के बारे में। लेकर जाना चाहते हैं। ठीक है, अब मैं शुरू करूं दीपक भाई? अरे आप शुरू तो बहुत पहले कर चुके हैं सर। हाँ, अब सवाल ये है कि आपने ये कहा कि भाई कितनी महिलाएं हैं इसमें, तो मुझे ये बताइए। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, पर्सनल लॉ बोर्ड है, ठीक है। आज तक आपने कितनी महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दिला दिया बताइए? मोदी साहब ने भी नहीं दिलाया, ना उसकी पहले की सरकार ने दिलाया, ना और कोई बार 33%। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की बात कर रहा हूं भाई, पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसको पुरुषों के बारे में फैसला करना है, महिलाओं के बारे में। और कैसी दकियानूसी सोच है, दिख रहा है महिलाओं के फोटो ही नहीं डाले उन्होंने वेबसाइट पर, उनको पर्दे में रखा। भारत की ये जनरल कानून की धज्जियां उड़ा रही है मोदी सरकार। मोदी सरकार कहां से आ गई सर? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने महिलाओं को अपने संगठन में नहीं रखा, इसके लिए भी मोदी जी जिम्मेदार है। इसके लिए मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो कर रहा है वो उसके लिए भी मोदी जी जिम्मेदार है। पहले अपने समाज में तो दिलवा दीजिए 50%, फिर मोदी जी कहिए कि 50% रिजर्वेशन महिलाओं का दिलवा दे। आप तो लेकर आए नहीं, आप तो अभी बात ये करें पर्सनल लॉ की। पर्सनल लॉ में ले आइए ना, 50% महिला आपको रिफॉर्म करना चाहिए, सुधार करना चाहिए आपको।
अच्छा, अब आगे सुनिए, बंसल साहब ने जो बातें कही, बंसल जी नहीं है वो बंसल जी नहीं है, बंसल जी को मत दिखाइए, विजय शंकर तिवारी जी है वो। मतलब आप नाम भी सही ले लो यार दानिश भाई। चल तिवारी जी, माजरत चाहूंगा, सुनिए। अब सवाल यह है कि उन्होंने ये बात कही कि कानून आ गया। सुनिए, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, किसी भी देश में कानून बनना, उसका विरोध करना या फिर उसको रिपील करना, ऐसे नंबर ऑफ लॉज हैं। उनसे कहूंगा मैं, तिवारी जी से, कि नंबर्स ऑफ लॉज हैं जो कई बार कानून में तब्दील हुए और उसके बाद विड्रॉल भी कर दिए गए। तो इसका मतलब ये नहीं है, आप दो चीजों को मिक्स मत करिए। सबसे पहले तो इन चीजों को मिलाने की जरूरत नहीं। दूसरे नंबर की बात मैं आपको यह कहूं कि किसी का भी विरोध करने का अधिकार, पहले तो एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि पहले तो आप कि भाई पब्लिक एक तरीके से जो डिमांड की गई है वो एक पब्लिक उसके तरीके में स्वीकार किया जाए कि भाई लोगों का जो तर्क है वो निकल के बाहर आए। और अगर लोग तर्क कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं कुछ भी कह रहे हैं, सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, आप चला लीजिए कैंपेन, आप चला के देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। क्यों चलाए, कोई भी कैंपेन क्यों चलाए, और आप पहले से क्यों बड़बड़ाकर लोगों को आप बहका रहे हैं, ये गलत बात है। आपको ये बात नहीं है, सुनिए मेरी बात, आपकी बात नहीं हो रही। मैं बोलूंगी, मैं इसलिए बोलूंगी क्योंकि आपकी सोच गलत है, आपकी सोच गलत है, आप लोगों के ऊपर जबरदस्ती आप बात नहीं डाल सकते हैं। मैं इस देश की नागरिक हूँ, मैं एक महिला हूँ, मैं चाहे कहीं पर भी किसी भी नहीं, मैं बीजेपी के प्रवक्ता नहीं हूँ, पर मैं इस देश की नागरिक हूँ और एक महिला हूँ, और मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूँ कि आप बड़बड़ाकर लोगों को बहकाएं। कैसे मान लिया या कैसे कह लिया कि कोई कानून लागू हुआ है वो देश में तब्दील हो गया, मतलब वो यूनिवर्सल हो गया। अरे देखिए, सुप्रीम कोर्ट में भी नंबर ऑफ केसेस में बहुत सारी बार उन्होंने चेयरमैन चेंज किया है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने उसमें क्या। तो आप तो ये कह रहे हैं कि भाई एक बार कह दिया खत्म, ऐसी बात नहीं है। देखिए, ये आपको समझना पड़ेगा। सवाल ये है कि लोगों की समझ अगर आ रही है, तिवारी जी, लोगों की समझ अगर आती है तो एक बात बोलो, एक बात बोलो, अब ये आपको घुड़की ना नहीं चलेगी। शाली जी एक मिनट रुक जाइए। मौका नहीं आप लोग दिया है चिल्लाते थे लोगों को कि 3 तलाक हटा के देखो, बता देंगे, हटा दिया। आप लोग कहते थे 370 हटा के देखो, कोई झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा, हटा दिया। अब आप ये कहते रहेंगे, तकरीरें करते रहेंगे, QR कोड जारी करते रहेंगे, UCC आ जाएगा दानिश भाई, देख लीजिएगा। सही बात है, सुनिए मेरी बात। नहीं, आपको अगर आपको यहाँ पे वो करना है, हिंदू कोड बिल लाना है तो ला दीजिए। हिंदू कोड बिल आ चुका है ऑलरेडी, अब तो UCC आ रहा है। हिंदू कोड बिल लाना है, आइए बोलिए, आप बोलिए हिंदू कोड बिल लाना है। क्या मतलब दीपक जी, मुझे समझ नहीं आता कि आप कद्दू और अंगूर बहुत पसंद करते हैं, सीधे अंगूर का कंपैरिजन कद्दू से करते हैं क्योंकि हम डाइवर्सिटी पे बिलीव करते हैं। मेरे हॉस्टल में एक सब्जी बनती थी, उससे हम पूछते थे काहे की सब्जी है, तो बोलते कद्दू और अंगूर की सब्जी। फिर उससे पूछते थे भाई इसमें कद्दू और अंगूर कितना है, तो बोले 1 कद्दू पर 1 अंगूर है। उसी टाइप का कर दे रहे हैं ना, तो ये बेवकूफी की अलामत हो जाएगी दीपक भाई, जब आप कद्दू और अंगार। चलिए, मैं बेवकूफी सही, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शालिनी जी मुझे ये बताइए, ये जो पर्दानशी महिलाएं इन्होंने करके रखी हुई है AIMPBL में, ऐसा क्यों है, क्या सोच है? क्योंकि इनके सोच में भी उतना ही पर्दा लगा हुआ है। जब ये अभी नेशनल टीवी में ये कह रहे हैं कि जी तकरीर कर सकते हैं, आप विरोध कर सकते हैं, आप विरोध कर सकते हैं, आप विरोध करिए, आप अपने सामने लेकर आइए कि क्या क्या बातें हैं जिस बेसिस पे आप विरोध कर रहे हैं। आप लोगों को बहका कर, एक कट्टरपंथी सोच रखकर लोगों के दिलो दिमाग में ये बात तो नहीं डलवा सकते हैं कि नहीं जी आप विरोध करिए बिना जाने कि क्या सही है क्या गलत है। आप अगर इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि जो QR कोड जो इशू किया गया वो बिल्कुल सही है, जिसको देखकर मुसलमान जितने भी हमारे भाई बहन है उस QR कोड के जरिए आगे बढ़ेंगे और UCC को समर्थन नहीं देंगे, कितनी गलत बात हो सकती है। आप लोगों को सोचने का, समझने का मौका ही नहीं दे रहे। आप चाहते ही नहीं है कि आपकी कौम आगे बढ़े, आप चाहते ही नहीं है कि वो आगे बढ़ के कुछ बन सके। इसीलिए लिटरेसी रेट हमारे कौम में सबसे कम है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो अपनी एक धारा वाली सोच लेकर आगे बढ़ते हैं, समाज में वो एक धारा सोच लेकर जाते हैं। तकरीर करनी चाहिए अच्छी चीजों के बारे में, तकरीर करनी चाहिए वो चीजों के बारे में जो आपके राष्ट्र को आगे बढ़ाती है। तकरीर होनी चाहिए ये सोच के कि लकूम दीनकुम वलियदीन, तकरीर होनी चाहिए ये सोच के हुब्बल वतनी निस्फुल ईमान। किस चीज की ये तकरीर करते हैं? ये तो ये सिखा रहे हैं कि हाँ जी सरकार आपके खिलाफ है। जब ये ट्रिपल तलाक पे कुछ नहीं बोल पाए, जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नाम से है, जब वो ही कुछ नहीं कर पाए, महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका नहीं दे रहे, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इट्स अ बिग जोक। उनका विमेन्स विंग फरवरी में आया है, आप देखिए